आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचक के रूप में एक जाना पहचाना नाम है। त्रिपाठी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो विद्यार्थियों में ख़ास तौर से जो हिंदी पढ़ने वाले स्कूल के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वो NCERT द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। बाकी त्रिपाठी जी मुख्य रूप से आलोचक के रूप में ही जाने जाते हैं। हिंदी आलोचना जो पुस्तक मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ, इसमें वो हिंदी आलोचना ये 71 के आसपास आई थी, उस ज़माने में जब छात्र 72 में छप के आई थी पुस्तक ये। उसके बाद तो इसके बहुत सारे संस्करण आते चले गए। और जैसा कि त्रिपाठी जी शुरू में शिमला में नौकरी करते थे, फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। नामवर जी और तमाम बड़े लोगों के जो भी गई उस ज़माने की जो भी पॉलिटिक्स थी, जो भी सेटिंग थी, उसके हिसाब से फिर दिल्ली में ही जब जाते हैं और फिर यहाँ की साहित्य बिरादरी में, यहाँ की एकेडमिक बिरादरी में उनका एक स्थान बनता है। और धीरे धीरे वो एक ख्यातनाम आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। चाहे डगेंद्र हो, चाहे नामवर सिंह हो, चाहे विजय बहादुर सिंह हो, निर्मला जैन हो, तमाम जो हमारे आलोचक रहे हैं उनमें त्रिपाठी जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी जी एक कह सकते हैं कि अग्रगामी सोच के निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में विश्वास करने वाले चिंतक विचारक हैं और हमारे साथ अभी भी बने हुए, मतलब हमारे लिए सुखद फल है कि वो भी जीवित हैं और दिल्ली में रहते हैं। काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी। त्रिपाठी जी की ये जो पुस्तक है, जिसमें वो भारतेंदु पर बात करते हैं, द्विवेदी जी पर बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल, छायावाद के बाद फिर बाद में मार्क्सवादी आलोचना, रूप विचारधारा और उपसंहार के रूप में ये चैप्टर है। कम से कम 228 पेज की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में वो असल में इस तथ्य को बताने का प्रयास करते हैं कि आलोचना में भारतेंदु किस प्रकार से नाटक से उसको शुरुआत मानते हैं और आधुनिकता बोध, जिसको वो आधुनिकता बोध कहते हैं, वो जब शुरू होता है आलोचना में, चिंतन में, लेखन में, तो ब्रज भाषा से खड़ी बोली की तरफ बढ़ने लगते हैं और तमाम सारे संदर्भ बिंदु छूटने लगते हैं। राष्ट्रीय चेतना की बात आने लगती है और कह सकते हैं कि एक पुराने जो साहित्य उसमें से किस तरह से आधुनिक चेतना के साथ आगे बढ़ने का जो सरोकार है वो क्या बताता है और शुक्ल जी खुद क्या लिखते हैं भारतेंदु के बारे में, उसके कुछ संदर्भ उन्होंने दिए हैं इसमें। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, देखिए भारतेंदु के बारे में मैं पढ़ देता हूँ कुछ कोटेशन कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटियों से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने आमने सामने खड़ा कर दिया था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में लिखते हैं। और रामविलास जी भी कुछ ऐसा ही लिखते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेशी यात्रा आदि के वे समर्थक थे। ये रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग नाम की किताब में लिखा है और शुक्ल जी ने लिखा है, वो तो बताइए आपको। तो कहने का मतलब है कि हिंदी आलोचना या हिंदी लेखन या हिंदी चिंतन किस तरह से उस, जिसे कहते हैं ना, नवजागरण की बात करते हैं, हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, तो समाज में जो परिवर्तन होता है वो शनै शनै होता है। साहित्य क्या करता है कि धीरे धीरे इस परिवर्तन की प्रक्रिया को चलाता है। हमारे गुरुवर विजय बहादुर सिंह भी ये बात कहते रहे हैं, नंद किशोर आचार्य भी इस बात को बार बार कहते रहे कि हिंदुस्तान की शायद जो जनता है या चेतना है उसमें क्रांति संभव नहीं है। आप तुरंत सब कुछ बदलने का जो ख्वाब देखते हैं वो मुश्किल है। यहाँ शनै शनै परिवर्तन होगा और वो शनै शनै जो परिवर्तन होगा वो समाज को भीतर से भी और बाहर से भी एक परिवर्तन के रास्ते पर ले जाएगा।
तो भारतेंदु का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और भारतेंदु ने अपने समय में इस विचार को ज़मीनी स्तर पर उतारते हुए अपने नाटकों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, और किस तरह से होता क्या है कि बहुत सारे युगित दबाव होते हैं, उनसे निकलकर रचनाकार को भी एक विधा का चुनाव करना होता है। और कहते हैं कि डॉक्टर जब किसी बीमारी का इलाज कर रहा होता है तो वो मतलब बहुत सारा किस तरह से उसको समझने का प्रयास करता है, फिर उसमें एक तरह से एक्सपेरिमेंट करता है और वो कहता है कि मतलब इसमें कौन सा सक्सेस हो रहा है। तो शायद लेखक रचनाकार भी युगित दबावों के साथ इसी प्रकार के प्रयोग करता हुआ आगे बढ़ता है और सोचता है कि कौन सी विधा समाज को टच कर रही है। कभी नाटक करता है, कभी कहानी करती है, कभी उपन्यास करता है, कभी फिल्म करती है, कभी रंगमंच करता है, कभी लोकगीत करते हैं, कभी गज़ल करती है। तो ये एक प्रोसेस होता है और समाज परिवर्तन की उस प्रक्रिया से गुजरने लगता है। जैसे अंग्रेज आए थे ना हिंदुस्तान में, तो उनको भी शासन करना था, तो उन्होंने सोचा है कि यार हम वहाँ इंग्लैंड से लोगों को लेके आते हैं काम करने के लिए, क्यों न हिंदुस्तान के लोगों को कुछ छोटी मोटी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी की भाषा सिखाई जाए और यही से हमें सस्ते लोग मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि कल ये लोग अंग्रेजी पढ़ करके, हमारे साहित्य को पढ़ करके, समाज को पढ़ करके, इतिहास को पढ़ करके हमारे ही शासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ज्ञान किस तरह से इसी तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करता है। तो समाज में जो परिवर्तन है उसके लिए भी ये होता है कि आप समाज की जो ज्ञान या जो डायरेक्शन जो जनता है उसको ज्ञान देंगे तो समझेगी, तो खुद परिवर्तन को लीड करेगी अपने आप में। उसमें बहुत ज़्यादा उसको फिर प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की चेतना का आविर्भाव हो चुका होगा। तो विश्वनाथ त्रिपाठी इसी विचारबोध, इस सतत परिवर्तन की प्रक्रिया को निरंतर अपनी आलोचना में बहुत ही सहज भाषा के माध्यम से, बहुत ही सहजता के साथ हमारे सामने अभिव्यक्त करते हुए नज़र आते हैं। त्रिपाठी जी बहुत ही सहज हैं, सरल हैं और अपने लेखन में भी उस भाव को लगातार वो अभिव्यक्त करते हैं। अब देखिए कि शुक्ल जी क्या कहते हैं। जन समूह के हृदय की भावनाओं का आग्रह करके ही हिंदी की आलोचना रीतिकालीन केचुल उतार कर आधुनिक बनी। अब देखिए जनता के बीच आने या जन विचार को नंद दुलारे वाजपेयी भी कुछ ऐसे लिखते हैं। देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय में से स्थिति में परिवर्तन हो चला, आंखें खुली और ये आभासित हुआ कि रस किसी छंद में नहीं है, वह तो मानव संवेदना के विस्तार में है। नायक नायिका कवि जी की कल्पना के निर्माण होने के लिए नहीं है। प्रगतिशील संसार की नानाविध परिस्थितियों और सुख दुख की तरंगों में डूबने उतरने और गुलकर निखरने के लिए है। और काव्य कला का सौष्ठव भी अनुभूति की गहराई में है, शब्दकोश के पढ़ने पलटने में नहीं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी जो वरिष्ठतम आलोचक थे, उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। अगर आपकी रुचि है साहित्य को समझने में तो इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आधुनिक साहित्य के लिए, आधुनिक बोध को समझने की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना और उनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें वो बता रहे हैं कि आप शब्दों में कुछ नहीं होता, शब्द अपने संदर्भ के साथ, प्रसंग के साथ प्रभाव पैदा करते हैं। तो आलोचना के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और ये मैं कहूँगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी भाषा बहुत सिंपल है और बड़ी सहजता के साथ त्रिपाठी जी लिखते चलते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बोर नहीं करेगी। चाहे नेट की परीक्षा पास करनी हो, चाहे बाकी दूसरी परीक्षाएं, बीएड की परीक्षाएं पास करनी हो, चाहे मैं हिंदी साहित्य की आलोचना को समझना हो, उस लिहाज से ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संदर्भ आपको समझ में आएंगे और बड़ी सहजता से इस पुस्तक को मुझे लगता है कि साल में 2-3 बार हमें पढ़ जाना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी खुद की दृष्टि साफ होती रहे, हमारे भीतर के कहते हैं कि भीतर के संस्कार परिमार्जित होते चले जाए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और शब्बा खैर।